और राम राम जी सारन क्यों उम्मीद करूं बढ़िया होगा। तो कल आप अनुवांशिक रोगों की बात कर लेनी और ब्यू बाद में अब आप आज अन्य कुछ महत्वपूर्ण रोग जिनका शरीर में कोई चीज की कमी हो सके, ठीक है, और कोई चीज अंग अंग हास हो सके, अलग अलग तरीकों जितना भी रोग है आप एक एक रोग की बात करांगा। कुल मिला के 20-25 रोग ये है। अंग होएगा तो अपन क्वेश्चन आराम मिलेगा, कोई दिक्कत को नहीं अंदर, ठीक है। तो करना शुरू। कल वाली क्लास अपनी बहुत छोटी, लगभग 5-7 मिनट की, तो बिन आरामदारी देखो बिमो एक क्वेश्चन था ना कन्फर्म है मिलेगा और मन उम्मीद है हीमोफीलिया जो रोग है भी अपन एक क्लास मिलेगी। तो आज आप शुरू करा। पहला रोग है फाइलेरिया। किस रोग है? फाइलेरिया। अब आपको पता है कि रोग जो होता है वो किसी रोग कारक की वजह से होता है। तो इसका जो रोग कारक होता है वो एक सूत्रक्रमी होता है। सूत्रक्रमी का मतलब होता है एक इस प्रकार के सूत्र के हिसाब से क्रमी होता है। उसका नाम होता है बुचेवेरिया ब्रैंकोफटाई। ये इसका नाम होता है। किसका? फाइलेरिया जो रोग होता है उसका जो सूत्रक्रमी है या रोग कारक है उसका नाम है बुचेवेरिया ब्रैंकोफटाई, ठीक है। इससे जो रोग होता है एक अन्य रोग होता है जिसको बोलते हैं फाइलेरियोसिस। वो क्या होता है? वो होती है लसिका वाहिनी और ग्रंथियां वह फूल जाती है। लसिका वाहिनी और ग्रंथियां। अब लसिका क्या होती है? रुधिर आपने सुना है, उसी प्रकार से लसिका भी होती है हमारे शरीर में। ये भी क्या किसका काम करती है? लसिका। ये हमारे शरीर में काम करती है पदार्थों के परिवहन का। एक प्रकार से जो रुधिर होता है वो लाल रंग का होता है, लेकिन लसिका होती है ना वो होती है हल्के पीले रंग की, ठीक है। तो इस लसिका की जो वहन करती है वो वाहिनी या वो नलिकाएं, लसिका लनिकाएं भी बोल सकते हो, और उसकी जो लसिका को बनाती है वो ग्रंथियां। इसमें क्या होती है? ये ग्रंथियां फूल जाती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो रोग होता है वो कहलाता है फाइलेरियोसिस। क्या कहलाता है? फाइलेरियोसिस, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं मलेरिया के समान इसमें बुखार आता है। जिस प्रकार मलेरिया में अपने को बुखार आता है ना, सेम टू सेम फाइलेरिया में भी बुखार आता है। मलेरिया फाइलेरिया, ठीक है, याद हो गया। बुचेवेरिया ब्रैंकोफटाई, ये इसका नाम आपको याद रखना है। इसका उपचार क्या है? रोग हुआ है तो उपचार भी तो करना पड़ेगा। रोग हुआ है तो उपचार भी करना पड़ेगा। तो इसका जो क्या उपचार है उसमें हेड्राजिन की गोली, हेड्राजिन की गोली, किसकी? हेड्राजिन की गोली आपको इसमें लेनी है, ठीक है। इसमें खाद्य पदार्थ वर्जित, यानी कि आपको क्या नहीं खाना। वर्जित खाद्य पदार्थ का मतलब होता है क्या नहीं खाना आपको। तो दही नहीं खानी आपको, केले नहीं खाने हैं, प्रोटीन जन्य पदार्थ है वो नहीं खाने, और ज्यादा वसा वाली चीजें आपको नहीं खानी। यानी कि आपको डायरेक्ट सी बात है हल्का भोजन करना है एक बार आपको, ठीक है। रोकथाम, उपचार तो कर लिया, अब इसको फैलने से रोकने के तो बचाना तो होगा ना। तो मच्छरों को नष्ट करें। जहां पे मच्छर होते हैं वहां पे मच्छरों को नष्ट करना है, यानी कि साफ सफाई रखनी है, ठीक है। दूसरा, डीडीटी का छिड़काव करें। आपको पता है जहां पे ज्यादा गंदगी वगैरह, ज्यादा पानी इकट्ठा वगैरह रहता है ना, तो वहां पे डीडीटी का छिड़काव किया जाता है। तो मच्छरों वाले स्थान पे भी डीडीटी का आप छिड़काव कर सकते हो, ठीक है। तो फाइलेरिया की अपने पास इतनी बातें हैं, ठीक है। अगला रोग होता है आपका बेरीबेरी। ये एक हीनता जन्य रोग है। हीनता जन्य का मतलब किसी चीज की, हमारे शरीर में किसी भी पोषक पदार्थ की कमी के कारण होने वाले रोग होते हैं, उसे बोलते हैं हीनता जन्य रोग। और उसका एक एग्जांपल आपके पास बेरीबेरी। ये किसकी कमी के कारण होता है? ये होता है सर विटामिन B1 की कमी के कारण। अपने पोषक वाले चैप्टर में या पोषण वाले चैप्टर में विटामिन के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, वसा के बारे में, खनिज रेशे और खनिज लवण, खाद्य रेशे, जल, सभी के बारे में अपने बात करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको ध्यान रखना है विटामिन B1 की कमी के कारण। और विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सर थायमिन। क्या नाम होता है? थायामीन नाम होता है इसका। यहां से क्वेश्चन बन जाता है एक बार सीधा डायरेक्ट रासायनिक नाम पूछ लेता है विटामिन के। 101% आपको यहां से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म है इस चीज की बात, ठीक है। शरीर की उपापचय क्रिया के दौरान जीव विष उत्पन्न हो जाता है। शारीरिक उपापचय यानी कि शरीर के अंदर हमारे जो जितनी अभिक्रियाएं हो रही हैं, जैसे पाचन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, परिसंचरण हो रहा है, उपापचय क्रियाएं जो हो रही हैं, शरीर में श्वसन हो रहा है, तो ये सारी क्या होती हैं? उपापचय क्रियाएं होती हैं। तो इसके दौरान क्या होता है? शरीर में इस बेरीबेरी की कमी से शरीर में विष उत्पन्न हो जाता है या शरीर के अंदर टॉक्सिक बन जाता है। तो उस प्रकार से ये रोग आपको प्रभावित करता है। फुफ्फुस में सूजन आ जाती है। आपको पता है उपापचय क्रिया में मेन काम क्या होता है? पाचन और श्वसन दो ही होते हैं मेन। एक तो भोजन का पचना और उस पचे हुए भोजन को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करवाना, ठीक है। तो उसके लिए ग्लूकोज बनाते हैं। अपने ग्लूकोज खा लिया, ग्लूकोज से टूटने के बाद में क्या बनती है? एनर्जी बनती है। तो एनर्जी को बनाते हैं तो उसके लिए अपने ऑक्सीजन चाहिए जो हम फेफड़ों से ग्रहण करते हैं, और ऑक्सीजन कोशिकाओं में जाकर क्या होती है? ग्लूकोज को तोड़ती है और एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो उस फुफ्फुस में क्या हो जाती है? स्वेलिंग आ जाती है या सूजन आ जाती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। हृदय की गति भी प्रभावित होती है। हृदय की गति भी प्रभावित होती है। आपको पता है हृदय क्या काम करता है जी? हृदय
ठीक है। हृदय, हार्ट, दिल, ये सिर्फ एक ही काम करता है, ब्लड का सर्कुलेशन करवाना। क्या काम करता है? ब्लड का सर्कुलेशन करवाना। ऐसे हृदय को बदनाम मत किया करो आप, ठीक है, कि ये हृदय टूट गया, गानों में दिल धड़क रहा है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता। हृदय का काम सिर्फ है ब्लड का सर्कुलेशन करवाना, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त का वहन करना फेफड़ों और शरीर के उत्तक कोशिकाओं तक, इसका इतना ही काम होता है। तो बेरीवेर रोग होता है, उसमें क्या होता है आपको पता है, फुफ्फुस प्रभावित हो रहा है तो हृदय भी प्रभावित होता है, इसकी कार्य विधि वो क्या होती है, वो भी प्रभावित हो जाती है। उपचार क्या करना है आपको? विटामिन बी युक्त आपको भोजन खाना है। तो विटामिन बी किस किस में होता है ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मटर में होता है, शुष्क खमीर में होता है, अंडे की जर्दी में होता है, ठीक है, दही में भी होता है। तो ये आपको भोजन ग्रहण करने हैं, ठीक है। बाकी विटामिन बी का मैंने आपको नाम बता ही दिया, थायमिन होता है। अब अपनी बात करते हैं अगले रोग पे। अगला रोग है अपना स्कर्वी। क्या नाम है? स्कर्वी। ये होता है विटामिन सी की कमी के कारण। किसकी? विटामिन सी की कमी के कारण। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसको कैसे? स्कर्वी, एस्कॉर्बिक, नाम थोड़ा बहुत मिलता जुलता है ना, स्कर्वी से एस्कॉर्बिक। एस्कॉर्बिक में आपको ध्यान दीजिए, एस्कॉर्ब ये आपको सी से कनेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल पूरा नाम होता है। और स्कर्वी जो होता है वो किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन सी का पूरा नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। लीजिए जी, मसूड़ों में रक्तस्राव होता है। मसूड़ों में क्या हो जाता है? जो अपने दांत वाले मसूड़ होते हैं उसमें रक्तस्राव होता है, ठीक है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। दांतों का असमय पर टूटना, दांतों का असमय पर टूटना, यानी कि दांतों में अपने जो दांत होते हैं, आपको पता है दांत अपने द्विबार दंती होते हैं, पाचन में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो दांत होते हैं जो समय से पहले टूट जाते हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। बच्चों में चेहरे व अन्य अंगों में सूजन आ जाती है। अगर इस रोग से बच्चे प्रभावित होते हैं ना, तो उनके चेहरे और अन्य जो अंग होते हैं शरीर, उनमें क्या होती है? स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। यूरिन में रक्त व एल्बुमिन का अंश आने लगते हैं। जब यूरिन के अंदर हमारा जो यूरिन होता है या रोगी का जो यूरिन होता है उसके अंदर रक्त और एल्बुमिन, ये आपको पता है रक्त के अंदर पाया जाता है एल्बुमिन, ये इन दोनों में क्या हो जाते हैं? ये दोनों यूरिन के अंदर आने लगे, यानी कि यूरिन अपने उत्सर्जन करते हैं यूरिन का, तो उसके साथ ये दोनों अपने को दिखाई देते हैं। तो उस प्रकार से स्कर्वी रोग हो जाता है। उपचार, अब जिसकी कमी है तो उसका युक्त भोजन कीजिए। विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी युक्त आपको भोजन करना है। तो जैसे आपको टमाटर खाने हैं, पत्ता गोभी खानी है, प्याज खाना है, नींबू खाना है, हरी साग सब्जियां खानी है, ताजे फल वगैरह खाने हैं आपको, ठीक है। भोजन में विटामिन सी की मात्रा, अब देखो आपको खाने क्या क्या है, विटामिन सी युक्त भोजन खाना है। अब यहाँ पे एक बात बताई गई है कि भोजन में प्रतिदिन हमें कितना विटामिन सी खाना है। एक दिन में हमको कितना विटामिन सी चाहिए? तो अपने को चाहिए 50 से 60 मिलीग्राम, mg का मतलब मिलीग्राम से, यहाँ पे 50 से 60 मिलीग्राम पर डे अपने को विटामिन सी खाना चाहिए, ठीक है। ये होते हैं अपने 3 रोग। अब इसके बारे में अपने देखने, इस स्लाइड से अपने को कितने क्वेश्चन मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन फाइलेरिया बुचेवेरिया ब्रैंकोफिटाई नंबर 1, दूसरा प्रभावित अंग हो गया, तो ठीक है, ये दोनों लसिका वाहिनी और ग्रंथियां 2। क्वेश्चन नंबर 3 मलेरिया के समान बुखार, हेट्राजन की गोली 4, वर्जित खाद्य पदार्थ 5, उपचार डीडीटी का छिड़काव 6। आगे बात करते हैं विटामिन बेरी वाला विटामिन B1 7, ठीक है, और फुफ्फुस में सूजन 8, विटामिन इसका युक्त भोजन 9, नाम 10। इसमें बात करते हैं 11 कमी के कारण और इसका पूरा नाम 12, ठीक है। और यहां से आपको ये 2 लक्षण उठा लेने, इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है 13, और यूरिन में रक्त और एल्बुमिन की मात्रा आ जाती है, तो ये हो गया आपका 14। और उपचार में विटामिन सी युक्त भोजन हो गया आपका 15, और विटामिन सी की अपने को दिन में मात्रा पूछ ले तो 50 से 60 mg, क्वेश्चन नंबर 16। इस स्लाइड से आपको 16 क्वेश्चन मिलते हैं। इसमें से एग्जाम में 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आपको 101% आपको मिल सकते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसके, फिर अपने आगे बात करते हैं। तो पहले स्लाइड को स्क्रीनशॉट ले लियो, ठीक है। तो अब अगली स्लाइड पर अपन बात करें अगला रोग, रिकेटस या सुखंडी। देखो नाम में था ना थोड़ा बहुत कुछ पता चलो ना के अंदर, नाम के अंदर भी, ठीक है, सुखंडी यानी कि सूखा कुछ हो जाता है ना। अब देखिए विटामिन डी की कमी की वजह से ये रोग होता है, विटामिन डी की कमी की वजह से ये रोग होता है। हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी आती है ना, तो वास्तव में होता क्या है? कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम को सीए से लिखते हैं, ये बात आपको केमिस्ट्री में करवाएंगे। और फास्फोरस ये भी पी से लिखते हैं, कैल्शियम को सी और फास्फोरस को पी से।
कैल्शियम व फास्फोरस के लवणों के उपापचय, यानी कि जैसे अपने भोजन करते हैं, भोजन का पाचन होता है, पाचन के बाद में हमारे बॉडी में उसका एब्जॉर्बनेशन होता है, तो उपापचय क्रिया होगी। इसके उपापचय अच्छे से नहीं हो पाता, कैल्शियम और फास्फोरस का हमारी बॉडी के अंदर उपापचय अच्छा से नहीं हो पाता। और आपको पता है जो हमारे शरीर की अस्थियां होती हैं उसमें कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा की वजह से वो अस्थियों का निर्माण होता है या उसकी सुरक्षा होती है। सीधी सी बात है, अस्थियां अगर कमजोर होती है तो उसमें क्या बोला जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी आ जाती है। तो सीधी सी बात है, इसका अब लवणों का हमारे में उपापचय ढंग से नहीं हो पाता है, तो क्या होता है, जिसमें अस्थियों में क्या आ जाती है, कोमलता आ जाती है। अस्थियों में क्या आ जाती है, कोमलता आ जाती है। ठीक है, इस बात का भी को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। अस्थियों में क्या आ जाती है, कोमलता आ जाती है, यानी कि अस्थियां कठोर नहीं रह पाती, लचीली हो जाती है। ठीक है, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको यह बताना है कि बच्चे में प्रतिदिन मात्रा किसकी, विटामिन डी की कितनी होनी चाहिए, 0.05 से 0.020 mg, यानी कि 0.015 से लेकर 0.020 mg मिलीग्राम पर डे बच्चे को विटामिन डी प्रोड्यूस करवाना, मतलब उसको देना है। और वयस्क युवक के अंदर या उनके अंदर कितना होना चाहिए, 0.025 पर डे। ठीक है, इतना कैल्शियम होना, इतना विटामिन डी उसको प्रोवाइड होना जरूरी है, आवश्यक है। ये इस बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखना ध्यान से समझना, ये रोग है जो हड्डियों से संबंधित है। सीधी सी बात है, सारा कुछ क्लियर हो रहा है, हड्डियों से संबंधित है, अस्थियों से संबंधित है। उपचार, विटामिन डी युक्त आपको भोजन खाना है, तो विटामिन डी युक्त जो भी आपको भोजन मिलता है वो खाइए, जिसमें स्पेशल होता है, जैसे मछली का तेल होता है, कलेजी होती है, अंडा होता है, दूध होता है, तो ये चीजें आपको खानी है। देखो ये तीन चीज आप नॉनवेज बोल सकते हो, लेकिन इनमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में, अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो ये चीज भी आपको खानी होती है। ठीक है, तो अब आपने कई बार देखा होगा कि किसी के शरीर में, जैसे किसी का बाइक एक्सीडेंट हो जाता है या किसी एक्सीडेंट में उसके हड्डियों में वीकनेस आ जाती है, तो हड्डियां जुड़ने में टाइम लगता है, तो डॉक्टर उसको कैल्शियम की दवाई देता है और उसको बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा दूध पीजिए आप, और हो सकता है तो आप इन चीजों का भी सेवन कीजिए अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो। ठीक है, तो उससे भी अपने शरीर में अच्छी भरपाई होती है। उसके अलावा क्या क्या है, धूप में क्या होता है, विटामिन डी पाया जाता है, यूवी लाइट उसमें विटामिन डी, और मर्करी वेयर लैंप प्रकाश का सेवन किया जाता है। ये उपचार हॉस्पिटल में वगैरह करवाए। धूप तो देखो प्राकृतिक है, ठीक है, लेकिन ये होते हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट है आपको हॉस्पिटल में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। यूवी रेंज, पराबैंगनी किरणें और मर्करी वेयर लैंप, इसका जो है, इससे जो प्रकाश होता है उसमें हड्डियों को प्रकाश प्रोवाइड करवाया जाता है रिकेट्स रोग के उपचार में। ठीक है, और स्कूलों में अपने धूप में खड़ा कर देते थे तो टीचर अपने को पता है क्या बोलते थे कि चलो आपको विटामिन डी का सेवन करवाते हैं, है ना। हमें भी टीचर्स बोला करते थे कि आपको आज विटामिन डी खुआया जाएगा। हम सोचते थे पता नहीं क्या होगा, वो धूप में खड़ा कर देते थे हमें। ठीक है, तो इस चीज के आपको याद रखना है, रिकेटस सुखंडी। ठीक है, अगला रोग है स्वाइन फ्लू। सभी जानते हो इसके बारे में, वैसे इसके बारे में अपने पहले चर्चा कर ली थी शुरू में इन्फ्लुएंजा से। ठीक है, तो इसमें ये एक संक्रामक रोग है, अपने पहले पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ विशेष बातें थी जो मैंने आपको नहीं बताई थी। मैंने आपको पहले बताया था जो धीरे धीरे कुछ कमियां होंगी तो उसके अंदर निकलती चली गई। स्वाइन फ्लू, इसको फ्लू भी बोलते हैं, केरला इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं। इन्फ्लुएंजा से नाम दिया था ना, वो WHO ने दिया था। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान। स्वाइन फ्लू एक संक्रामक रोग है, यानी कि संक्रमण के द्वारा फैलता है। दूसरा उद्गम यानी कि इसका जन्म कैसे हुआ था स्वाइन फ्लू का, इसका हुआ था उत्तरी अमेरिकी देशों में हुआ था। वहां पे अब सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ था वो मैक्सिको देश हुआ था। कौन सा देश प्रभावित हुआ था, सबसे प्रभावित जो देश हुआ था वो मैक्सिको सबसे ज्यादा प्रभावित था। ठीक है, WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या फुल फॉर्म होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो WHO के अनुसार इन्होंने क्या बोला था कि अब तक जो स्वाइन फ्लू है वो 33 देशों में फैल चुका है। कितने देशों में फैल चुका है जी, 33 देशों में फैल चुका है। और WHO ने ही स्वाइन फ्लू को इन्फ्लुएंजा H1N1 नाम दिया था। ये पूछा गया क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू को जो इन्फ्लुएंजा और H1N1 नाम दिया था वो किसने दिया था, WHO ने दिया था। और इन्फ्लुएंजा रोग होता है वो इन्फ्लुएंजा के कारण फैलता है, इन्फ्लुएंजा के कारण फैलता है। ये अपने पहले बात कर ली थी, पीछे वाली क्लासों में देख लेना, क्लासों को रिवर्स करके। ठीक है, इसके बाद में इसके लक्षण क्या है, इसके लक्षण है जी उल्टी, थकान, लूज मोशन, तेज बुखार आदि, ये सब इसके लक्षण है। उपचार, अभी तक इसका ना तो विशेष टीका बना है और ना ही इसकी विशेष दवाई बनी है। तो इसका क्या है, नॉर्मली एंटीबायोटिक्स वगैरह आपको दे दी जाती है। ठीक है, इसका थोड़ी बहुत रोकथाम आप कर सकते हो, परहेज ही इलाज है।
और वैसे एक इसकी अलग से औषधि इसे बोलते हैं ओसेल्टिमिवर, इसको बोलते हैं इस औषधि को। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है, ठीक है। अभी अपने पास इतनी बातें हैं इस स्लाइड को। अब अपने यहां से देखने हैं तो अपने को क्वेश्चन कितने मिलते हैं। देखिए रिकेटस, पहला विटामिन डी की कमी के कारण, दूसरा कैल्शियम और फास्फोरस की लवणता में, उपापचय में कमी, ठीक है, अस्थियों में कोमलता, ठीक है, मात्रा बच्चों में 0.15 से 0.20 और वयस्क में 0.25। क्वेश्चन नंबर 5 यहां से बन गया। विटामिन डी युक्त भोजन, तो यहां इन तीन चीजों को आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहां से बन गया। क्वेश्चन नंबर 7 धूप, यूवी और मरकरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 स्वाइन फ्लू संक्रामक रोग है, उद्गम कहां से हुआ था, 9 प्रभावित देश, 10 मैक्सिको, WHO की फुल फॉर्म 11, WHO के अनुसार अब तक 33 देशों में प्रभावित 12, स्वाइन फ्लू को इन्फ्लुएंजा नाम किसने दिया था, WHO ने क्या नाम दिया था, वो नाम हो गया, तो ये हो गया 14, वायरस हो गया इसका इन्फ्लुएंजा 15, ठीक है, लक्षण आपको पता ही है, और उपचार में आ गया आपका ये 16। इस स्लाइड से आपको मिलते हैं लगभग 16 क्वेश्चन, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मानव रोग वाला चैप्टर है वो सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्लास आपकी थोड़ी सी लंबी जाएगी, तो इसमें वो आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। ऐसे नहीं सोचना कि किसी क्लास में 2 घंटे में कंप्लीट करवाया, किसी में आधे घंटे में कंप्लीट करवाया, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप इस क्लास को पूरा देखिए, आपको जरूर ये क्लास लाभदायक प्राप्त होगी, ठीक है। तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कितना क्वेश्चन हो गए अपने, 19 हो गए। अब अपने अगली रोग के बारे में बात करते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लियो, आगे बात कर, चलो आगे रोग है डिंगी बात करा पापा, किस है, जापानी स्फेलिटिस, ठीक है। क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर के कारण फैलता है, क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर के कारण फैलता है, और सुअर को भी इस रोग का रोग वाहक माना जाता है। कुछ विशेष बात नहीं है, एक बात थी वो मैंने आपको बता दी, क्या, क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर द्वारा ये रोग फैलता है, बस एक ही बात थी। अब अपने जो इंपॉर्टेंट रोग है, यहां से 101% क्वेश्चन आता ही आता है। मानव रोग का अगर रोग से क्वेश्चन पूछता है ना, तो इस रोग को वो कभी नहीं भूलता, इस रोग से वो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो अपने बात करें क्या है इस रोग का सिस्टम सारा, मधुमेह है, मधुमेह, मधु का मतलब क्या होता है, शहद से भी आप याद रख सकते हो, मीठे से भी याद रख सकते हो, मेह का मतलब ज्यादा, सिर्फ शब्द को तोड़ा है मैंने ताकि आपको याद हो। यानी कि सीधा सा बात है, इस रोग को शुगर भी बोलते हैं, और शुगर को मीठा शुगर, ठीक है। अब अपनी बात करते हैं आगे। मधुमेह वास्तव में होता क्या है, इसमें देखो रक्त, रुधिर, खून, ब्लड, इसके अंदर क्या होती है, ग्लूकोज की जो मात्रा होती है ना वो अधिक हो जाती है, ठीक है। इस चीज को आराम से समझते हैं। अग्नाशय ग्रंथि, हमारे शरीर में ग्रंथियां पाई जाती है, तो अग्नाशय ही एक ऐसी मात्र ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है जी, मिश्रित। मिश्रित का मतलब क्या है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह और बाह्यस्रावी ग्रंथि की तरह दोनों की तरह ही काम करती हैं। और ग्रंथि वाले चैप्टर में अपने पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां वो तो हार्मोन्स का स्त्राव करती हैं, और जो बाह्यस्रावी होती हैं वो एंजाइम्स का स्त्राव करती हैं, ठीक है जी। इतनी बात हुई क्लियर। तो आपको ध्यान देना है, ये अंतःस्रावी की तरह भी काम करती है और बाह्यस्रावी काम करती है। तो पहला क्वेश्चन तो आपको यही मिल जाता है कि हमारे में से कौन सी ग्रंथि जो मिश्रित ग्रंथि की तरह व्यवहार करती है, तो अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। जो अब मधुमेह रोग पर बात करते हैं, तो ये इंसुलिन का उत्पादन करती है। कौन, अग्नाशय ग्रंथि किसका उत्पादन करती है, इंसुलिन का, ठीक है। इंसुलिन याद हो गया। इस रोग में इस ग्रंथि द्वारा इंसुलिन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता, कि जितने अपने शरीर को इंसुलिन की जरूरत होती है ना, उतना इंसुलिन हमारी बॉडी नहीं बना पाती। अग्नाशय ग्रंथि जितनी जरूरत होती है इंसुलिन की, उतना इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाती, और इस प्रकार से मधुमेह रोग होता है। अब आप पूछोगे सर इसका इंसुलिन का, और हमें तो ये चीज क्लियर नहीं, करो इसको क्लियर करते हैं फिर आपके लिए। तो इंसुलिन की कमी के कारण यह रोग होता है, इंसुलिन की कमी के कारण यह रोग होता है। अब अपने बात करते हैं कि इंसुलिन कैसे काम कर रहा है, क्या हो रहा है सिस्टम, उसके बारे में बात करते हैं। ये छोटा सा डायग्राम है, इसको समझना, बहुत ही छोटा सा है। बात करते हैं, हमने भोजन खाया, खाया जी, हमारे शरीर में भोजन पचता है, और भोजन का स्टोरेज भी होता है, यानी कि भंडारण होता है, तो वो होता है ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में, भोजन का संचय, मानव शरीर में भोजन का संचय किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। इतनी बात क्लियर हुई। लेकिन 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 इसको ग्लूकोज में बदलना पड़ता है, किस लिए, श्वसन करवाते हैं, अपनी बॉडी में श्वसन होता है,
तो श्वसन में क्या होता है आपको पता है, C6H12O6 प्लस O2 CO2 प्लस H2O प्लस 36 ATP ऊर्जा बनती है, ये बात आपको पता है। ये ग्लूकोज का एक अणु है। तो आपको पता है हमने सांस लिया, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर गई वायु कोशिकाओं के द्वारा, ये सारा अपने श्वसन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये इसके साथ अभिक्रिया करके इतना एनर्जी बना रहा है, लेकिन हमारी बॉडी में जो स्टोरेज तो भोजन ग्लाइकोजन के रूप में है, लेकिन ऊर्जा बननी है वो ग्लूकोज के एक अणु से बननी है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए ग्लाइकोजन को जब ग्लूकोज में बदलना होता है, इसको हमारी बॉडी में आपको पता है भोजन का स्टोरेज ग्लाइकोजन के रूप में हो गया, लेकिन ऊर्जा बनाने के लिए इसको ग्लूकोज में बदलना पड़ता है। इसमें बदलना पड़ता है ग्लूकोज में। तो इसको ग्लूकोज में बदलने के लिए अग्नाशय ग्रंथि द्वारा ग्लूकागोन, इसका ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। ठीक है, ग्लूकागोन अग्नाशय ग्रंथि की अल्फा कोशिकाओं द्वारा, कौन सी कोशिकाओं द्वारा, अल्फा कोशिकाओं द्वारा ग्लूकागोन का निर्माण किया जाता है। और इससे क्या होता है, इस ग्लूकागोन के द्वारा इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देते हैं। ग्लाइकोजन का ग्लूकोजन में बदलना कहलाता है ग्लाइकोजिनेसिस। क्या कहलाता है जी, ग्लाइकोजिनेसिस। क्या कहलाता है, ग्लाइकोजिनेसिस, यानी कि ग्लाइकोजिनेसिस, जिनेसिस का मतलब होता है बनना। ठीक है, ये तो हो गया इतनी बात क्लियर। अब इस ग्लूकोज से अपनी बना दी एनर्जी। अब जो बचा हुआ ग्लूकोज है, जो बचा हुआ ग्लूकोज है, अब उसको अपने बॉडी में नहीं रख सके ग्लूकोज के रूप में, इसको वापस ग्लाइकोजन में बदलना पड़ेगा। इसको किस में बदलना पड़ेगा, ग्लाइकोजन में बदलना पड़ेगा। तो इसको ग्लाइकोजन, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए इंसुलिन हार्मोन की जरूरत होती है, जो कि अग्नाशय ग्रंथि द्वारा बीटा कोशिकाओं के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है, बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और इस अभिक्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, यह बात भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का निर्माण होता है। तो इस रोग में होता क्या है, बीटा कोशिकाएं या तो कम हो जाती है या क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी इंसुलिन नहीं बना पाती। यहां से क्वेश्चन और बनता है, ग्लूकागोन और इंसुलिन एक दूसरे के अपोजिट हार्मोन है। एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हार्मोन है, एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं। इस डायग्राम में पता चल रहा है। ठीक है, तो जो इंसुलिन होता है उसका काम क्या है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना। अब ग्लूकागोन प्रॉपर काम कर रहा है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना रहा है, एनर्जी भी बन रही है, लेकिन बचा हुआ जो ग्लूकोजन है वो वापस ग्लाइकोजन नहीं बन रहा। किसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से। अब ये वापस ग्लूकोज से ग्लाइकोजन नहीं बन रहा, तो ये फिर ग्लूकोज कहां पे इकट्ठा होगा, रक्त में इकट्ठा होगा। और वो रक्त में इकट्ठा होता है वो शर्करा के रूप में होता है। किसके रूप में, शर्करा के रूप में इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। इस प्रकार रोगी के शरीर में क्या हो जाती है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा हो जाती है, वो बहुत ज्यादा अधिक हो जाती है और बंदा हो जाता है शुगर का पेशेंट। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है आपको पता ही है, या तो उसे इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं या उसको इंसुलिन की टैबलेट दी, यानी कि उसकी बॉडी में कृत्रिम रूप से इंसुलिन भेजा जाता है। कृत्रिम रूप से इंसुलिन भेजा जाता है, तो उस प्रकार से रोगी का जो जीवन होता है वो आगे चलता रहता है और वो अपने बोलने के शुगर की दवाई चल रहा है, तो वो इंसुलिन उसे कृत्रिम रूप से बाहर से इंसुलिन उसकी बॉडी में दिया जाता है। ठीक है, अब उसको मीठा खाने से क्यों मना किया जाता है, क्या खाने से, मीठा खाने से इसलिए मना किया जाता है। आपको पता है मीठे में क्या होती है, शर्करा होती है, उसकी बॉडी में ऑलरेडी रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा भरी हुई है। अब वो मीठा खा लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दिक्कत कहां आएगी, ग्लूकोज से वापस ग्लाइकोजन नहीं बन रहा ना, वो शर्करा फिर बॉडी के अंदर फिर स्टोर होती रहेगी, उसका ग्लूकोज का जो शुगर का लेवल है वो धीरे धीरे हाई होता चला जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मैं एक बात और बताता हूं, कई मीठे के शौकीन होते हैं जिसको मीठा खाना बहुत पसंद होता है। ठीक है, तो उसको भी फिर मीठा भी खाना है और शुगर का पेशेंट भी है, तो उनके लिए कृत्रिम शर्करा बनाई जाती है। कौन सी शर्करा जी, कृत्रिम शर्करा बनाई जाती है। उस कृत्रिम शर्करा मीठी तो वो जरूर होती है, लेकिन उसमें शर्करा के अणु नहीं होते, शर्करा के अणु नहीं होते, जिसका नाम पूछा गया था एग्जाम में सेकेरिन। ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कृत्रिम शर्करा सेकेरिन, ये याद रख लेना। और ये दूसरी शर्करा से लगभग 100 गुना मीठी होती है, लगभग ज्यादा भी हो सकती है। तो सेकेरिन आपको याद रखना है, मीठी जरूर है, लेकिन इसका जो सूत्र है, इसका जो अणु सूत्र है वो शर्करा का नहीं है, यानी कि इसका अणु सूत्र का वो CnH2nON का पालन नहीं करता। ये शर्करा का सूत्र है, इसका ये पालन नहीं करता कौन, सेकेरिन, लेकिन ये मीठा होता है। ठीक है, यानी कि ये कृत्रिम शर्करा है।
ठीक है, ये शरीर में हार्मफुल नहीं होती। ठीक है, तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है। अब अपने बात करते हैं डायबिटीज के अन्य प्रकार है, डायबिटीज मेटाइटिस। इसमें क्या होता है, बीटा सेल नष्ट हो जाते हैं और इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है। सेकंड में क्या होता है, वंशागति से भी हो सकता है, कौन जो अपने ये शुगर रोग है वो वंशागति से भी हो सकता है। और वजन में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। आप देख लेना, जो शुगर का पेशेंट है वो हमेशा मोटा दिखाई देगा आपको। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज, शरीर के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती रहती है। उसका शरीर में पानी, अपने बोलते हैं कि पेट में पानी बन गया, ये सब बातें आपको बोलते हैं, लेकिन उसके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा का लेवल हाई हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना। इंसुलिन में कमी से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, ये मैंने आपको बता दिया। ग्लूकोज मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकलने लग जाता है। अब जैसे उसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज बॉडी के अंदर ज्यादा बढ़ रहा है तो उसको बाहर भी निकलना पड़ेगा, तो वो यूरिन के थ्रू उसके बॉडी से बाहर आता रहता है, तो उसमें भी उसकी लिवर किडनी भी इफेक्ट होती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, डायबिटीज इंसिपिटस, एडीएच के अल्प स्राव के कारण। एडीएच एक हार्मोन है, इसका एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म एंटी डायूरेटिक हार्मोन, डायूरेटिक हार्मोन होता है। जो इस हार्मोन के अल्प स्राव से क्या होता है, जल का अवशोषण नहीं हो पाता जब यूरिन निर्माण होता है। उत्सर्जन तंत्र में अपने पढ़ेंगे यूरिन का निर्माण बॉडी में कैसे होता है। तो इस हार्मोन अल्प स्राव होता है तो जल का अवशोषण नहीं हो पाता और मूत्र के साथ होता है, जो जल शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अब आपको एक सिम्टम और बताता हूं, इसमें ना तो बुक्स में दिया हुआ है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। अगर अपने देखते हैं किसी के रोगी को अपने शुगर की जांच करनी है, नॉर्मली अपने घर पे लक्षण देखने हैं या कैसे भी है, तो अगर वो यूरिन का निष्कासन करता है रोगी व्यक्ति, ठीक है, और वहां पर आपको की जो चींटियां होती हैं, ठीक है, बगड़ी भाषा में कीड़ियां कहते हैं, ठीक है, तो वो चिंटियां होती है। अगर वहां पर वॉशरूम के अंदर आपको या जहां पे उस बंदे ने यूरिन का निष्कासन किया है वहां पर अगर चिंटियां आपको दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब साफ साफ है कि उस बंदे को शुगर है। ये बात एक अलग से सिम्टम है, तो इसका भी थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। ठीक है, तो ये अपने देख लेते हैं यहां से अपने कितने क्वेश्चन मिलते हैं। सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मधुमेह को अगर आपको एक बार में लगभग समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो इस क्लास को एक बार दो बार देख लेना, यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, 101% श्योर है ये मेरी बात। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को आगे और लोगों तक पहुंचाइए। कोई चीज नहीं समझ में आए तो कमेंट में पूछिए, क्लासों को रेगुलर देखिए, प्रॉपर देखिए, आपके लिए बहुत लाभदायक है। और मैं ये क्लासों को लैब असिस्टेंट, वैसे तो सभी एग्जाम के लिए है लेकिन लैब असिस्टेंट स्पेशल फॉर साइंस, ठीक है, उसके लिए इसको ज्यादा टारगेट कर रहा हूं। और आपका लैब असिस्टेंट का आपको पता है एग्जाम नवंबर में है। जेल प्रणाली के लिए ये जो टॉपिक फिक्स है, मैं पहले वही टॉपिक को टारगेट कर रहा हूं क्योंकि जेल प्रणाली का एग्जाम अप्रैल में है, उसके बाद में पटवारी में है, तो पटवारी में भी जो साइंस है उसके बाद में उसकी अपने को क्लासेस देंगे प्रॉपर। उसके बाद में जैसे 4th ग्रेड है या और भी जो वैकेंसीज है, जैसे जैसे वैकेंसी में साइंस है वैसे वैसे मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाऊंगा। तो इस क्लासों को साथ में लेके चलना है, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और कमेंट सेक्शन में बता देना आपने अगला चैप्टर मानव रोग के बाद में कौन सा चैप्टर करना है, जो आप कमेंट सेक्शन में बता दोगे हम अपने वही चैप्टर अगला कर लेंगे। ठीक है, तो अब इस क्लास को करते हैं यही समाप्त, कल करते हैं आपने इसी अन्य आगे इस क्लास को कंटिन्यू अन्य रोगों के बारे में। तब तक इस क्लास को ढंग से देखें और अपने राय दें इस क्लासों के बारे में। ठीक है, तो इसके बाद में अपने कल इसके बारे में आगे बात करते हैं। थैंक यू।